नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। कोरोना वायरस की वजह से जहां एक तरफ दुनिया दहशत के दौर से गुजर रही है, वहीं कुछ आतंकी संगठन और विस्तारवादी नीति वाले मुल्क से दुनिया परेशान है। आज हम आपको उन्हीं आतंकी संगठन की खूनी साजिश और उस देश की फितरत की खबर दिखाने वाले हैं जिससे दुनिया लहूलुहान है। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। आपने पहले शायद ही कभी सुना होगा कि एक बलून तबाही का सबब बन सकता है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बलून से जंग की ज्वाला भड़क उठी। दरअसल फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमले के लिए इस बार बलून बम का इस्तेमाल किया। इन बलून बम से इजराइल के कई इलाकों में आग लग गई, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एयर स्ट्राइक कर दी। हमास के बलून बम, इजराइल ने दिखाया दम। हमास ने उकसाया, फिर शुरू होगी जंग। इजराइल में नई सरकार बनने के बाद पूर्वी यरूशलेम में यहूदियों ने मार्च ऑफ फ्लैग निकाला। यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे का जश्न मनाया। हजारों की तादाद में लोग अरब समुदाय के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इजराइल की पुलिस को भी पता था कि माहौल खराब हो सकता है, लिहाजा कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अरब समुदाय के लोग भी इकट्ठा हो गए। वो इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। We're surrounded by enemies, this is true. But the only way to defeat those enemies is to show strength and strength of conviction. And this is a show of strength. We called the government yesterday to prevent this march in order to prevent escalation and violence. We are not interested in violence. कुछ ही घंटों में पूर्वी यरूशलेम जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन की आग में घी का काम किया हमास ने। जी हां, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने कुछ ऐसा किया जिससे गाजा शहर पर एक बार फिर बम बरसने लगे। रात के अंधेरे में गाजा शहर आग की लपटों में घिर गया। इससे पहले कि हम आपको इजराइल के गाजा पर किए गए ताजा हमलों की तस्वीरें दिखाएं, देखिए हमास ने किस तरह बलून बम से एक बार फिर जंग जैसे हालात पैदा कर दिए। दरअसल हमास ने गाजा से बलून में बारूद भरकर इजराइल की ओर छोड़े। ये बलून जिन इलाकों में गिरे वहां आग लग गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह हमास के आतंकी बलून बम तैयार कर रहे हैं। किस तरह बलून में बारूद भरकर इन्हें छोड़ा जा रहा है। लेकिन हमास की ये करतूत फिलिस्तीन पर एक बार फिर भारी पड़ी। हमास के बलून बम से कई जगहों पर आग लग गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल की नई और राष्ट्रवादी सरकार ने फौरन गाजा पर हमले का हुक्म दे दिया। इसके बाद जो हुआ वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक कर दिया। दावा है कि इजराइल की वायुसेना ने हमास के ठिकानों पर हमला कर उन्हें जमींदोज कर दिया। हालांकि इजराइल के हमलों में किसी के भी मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन इस हमले से एक बार फिर जंग की ज्वाला भड़क सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हमास के साथ सीज फायर समझौता खत्म कर फिलिस्तीन पर इजराइल नए सिरे से हमलों का सिलसिला शुरू कर सकता है।
आज की तारीख में उन्होंने एयर स्ट्राइक करी है क्योंकि उनका कहना है कि हमास ने जो आग वाले गुब्बारे इजराइल की तरफ दागे हैं वो अपने आप में एक थ्रेट है। दोनों ही देश के बीच का ये तनाव हमेशा से चला आया है, अभी भी चल रहा है। ये जो सीज फायर एग्रीमेंट्स होते हैं ये सिर्फ थोड़े समय के होते हैं। हाँ, ये तनाव जंग का रूप हर रोज़ाना नहीं लेती, लेकिन हर थोड़े समय के बाद लेती है। जिस तरीके से अब वो दोनों वापस चल पड़े हैं, एस्केलेट होने में 2 मिनट लगेंगे कि यस एयर स्ट्राइक हुई, वहाँ से रॉकेट छूट गए और एक तरह की लड़ाई शुरू हो गई। जानकारों का मानना है कि इजराइल में नफ्ताली बेनेट की सरकार बनने के बाद गाजा और हमास के ठिकानों पर हमले बढ़ सकते हैं। इसलिए क्योंकि नफ्ताली बेनेट कट्टरपंथी यहूदी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बेनेट ज्यादातर यहूदी टोपी या कहें किप्पा लगाकर रखते हैं। नफ्ताली बेनेट फिलिस्तीन का वजूद नहीं मानते, हालांकि उन्होंने अपनी गठबंधन सरकार में अरब मुस्लिमों की पार्टी को भी शामिल किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो कट्टर यहूदियों को नाराज नहीं कर सकते। बेनेट सरकार ही नहीं, इजराइल का अगर कोई एक नॉर्मल सिटीजन भी अगर कल प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, उसका ये एम जरूर रहेगा कि हमास सवाल ही नहीं उठता कि वो एग्जिस्ट कर पाए, और उसके खिलाफ सभी इजरायली एकजुट हैं, चाहे वो नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो पुराने हो। ये तो नेतन्याहू से भी अगर आज आप पूछेंगे तो उनका स्टैंड ज्यों का त्यों रहेगा। मुझे लगता है बेनेट सरकार अपने आप में एक एग्जेम्पलरी लड़ाई लड़कर देगी। 49 साल के नफ्ताली बेनेट ने खुले तौर पर फिलिस्तीन की आजादी और उसके अलग मुल्क बनाए जाने का सैकड़ों बार विरोध किया है। वेस्ट बैंक और यरूशलेम में यहूदियों की बस्तियां बसाने पर जोर देते रहे हैं। ऐसे में हमास ने अगर बलून बम या रॉकेट हमले कर इजराइल को उकसाने की कोशिश की तो नफ्ताली बेनेट पहले से कहीं ज्यादा और घातक हमले कर उसके ठिकानों को तबाह करने का ऑपरेशन छेड़ सकते हैं, जिससे होगा ये कि गाजा शहर एक बार फिर धुएं और बारूद के बादलों में गुम हो जाएगा। एक बार फिर गाजा लाशों के शहर में तब्दील हो सकता है। जिस तरीके से अब वो आग के बलून्स भेज रहा है इजराइल की तरफ, ये सब एक अपने आप में स्तर गिरा रहा है और लड़ाई का स्तर बढ़ा रहा है, क्योंकि यकीनन बात सही है कि इजराइल अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी करेगा, और अब हमास पूरे वर्ल्ड में एक तरीके का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनता चला जा रहा है। ये हमास के लिए, पैलेस्टीन के लिए अच्छा नहीं है, मानवता के लिए अच्छा नहीं है। फिलहाल इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक के बाद माहौल शांत है, लेकिन हमास के आतंकी एक बार फिर कोई नापाक हरकत को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जवान मुस्तैद हैं। इजराइल की वायु सेना अलर्ट मोड पर है। अफगानिस्तान की आर्मी ने करीब 200 आतंकियों को ढेर क्या किया, तालिबान बौखला उठा और उसने अफगानिस्तान सरकार की एक इमारत को धमाके से उड़ा दिया। खबरों के मुताबिक तालिबान बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है। तालिबान ने आधे से अधिक जिलों में अपना झंडा फहरा दिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अमेरिकियों के घर वापस जाने के बाद क्या फिर वहां तालिबान का राज हो जाएगा? अफगान सेना का वार, तालिबान का पलटवार। अफगानिस्तान में गृह युद्ध, जनता का हाहाकार। इस साल सितंबर तक अमेरिका की सेना अफगानिस्तान छोड़कर चली जाएगी। करीब 20 साल से ज्यादा का वक्त गुजारने के बाद अमेरिकी फौज वतन लौट जाएगी, लेकिन अमेरिकी फौज की पूर्ण वापसी से पहले ही आतंकी संगठन तालिबान ने जंग का ऐलान कर दिया है। तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान में एक बार फिर अपने पैर पसारता जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान का सफेद झंडा लहराने लगा है। यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देखिए। एक धमाका होता है और ये इमारत जमीन दोज हो जाती है। खबरों के मुताबिक ये धमाका अफगानिस्तान के अनरदारा जिले में हुआ।
पहले तालिबान ने यहाँ अपना कब्जा जमाया और उसके बाद अफगान सरकार की इस इमारत को बम से उड़ा दिया। जानकारों का मानना है कि तालिबान हर उस चीज को जमींदोज कर देना चाहता है जिसे अफगानिस्तान की सरकार ने बनाया है। तालिबान के आतंकी अफगान सरकार के निर्माण कार्य को पूरी तरह ध्वस्त कर देना चाहते हैं। तालिबान अफगान सरकार की हर निशानी को मिटा देना चाहता है। की डेवलपमेंट के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो दूसरे देश उसकी मदद कर रहे हैं, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तालिबान इसके अगेंस्ट है। क्योंकि तालिबान एक कट्टर जो गुट होने की वजह से ये सिर्फ इस्लाम के रास्ते के ऊपर, वो जो एक आतंकी का रास्ता है उसी के ऊपर चलेगा। तो इसको इस चीज का कुछ ज्ञान नहीं है कि अगर अफगानिस्तान एक डेवलप्ड देश होता है, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो उसके साथ अफगानिस्तान और उसके लोगों का फायदा है। तो ये इस फायदे को बिल्कुल नहीं समझ रहे। अफगानिस्तान में तालिबान के धमाकों की गूंज भारत में भी सुनाई दे रही है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में काफी निवेश किया है। अफगानिस्तान में भारत ने कई निर्माण कार्यों को अंजाम दिया है और कुछ तो अब भी जारी है। लेकिन जिस तरह तालिबान का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे भारतीय निवेश भी खतरे में पड़ सकता है। आपको बता दें कि तालिबान धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने की रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में कुल 421 जिले हैं। इनमें से 106 जिलों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जबकि अफगान सेना सिर्फ 94 जिलों पर काबिज है। यही नहीं, 198 जिलों के लिए तालिबान और अफगान सेना के बीच जंग चल रही है। गौर करने वाली बात यह कि पिछले 6 हफ्तों में ही आतंकी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान के 32 जिलों पर कब्जा जमा लिया। हालांकि अफगानिस्तान की सेना तालिबान के खिलाफ जंग में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पिछले 24 घंटों में ही तालिबान के करीब 200 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। लेकिन मुश्किल का सबब यह है कि अफगान सेना के पास रसद, हथियार, गोला बारूद की कमी हो रही है। तो इस कमी की वजह से अफगान सेना को अपने 26 सैन्य अड्डे सरेंडर करने पड़े, जिन पर अब तालिबान का कब्जा है। छोड़ने के बाद जो अफगानिस्तान की हालत हो सकती है, वो ऐसे लग रहा है कि वो फिर 2001 जैसी पहले वाली हालत होने की संभावना है। क्योंकि तालिबान जो है वो भी एक बहुत ही अड़ियल और एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि कट्टरपंथी का एक गुट है, जो अफगानिस्तान के अंदर अपनी आतंकी जो कार्रवाइयां हैं, जो उनकी गतिविधियां हैं, वो कर रहा है। अफगानिस्तान में हाल के दिनों में हिंसा और तालिबानी हमलों में इजाफा दर्ज किया गया है। हालांकि तालिबान ने ज्यादातर हमलों की जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसने पूरे देश में कई जगहों पर सुरक्षा चौकियों और सेना के काफिलों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में इसे जंग का आगाज कहा जा सकता है। ऐसी जंग जिसकी लपटें भारत पर भी असर डाल सकती हैं, क्योंकि तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तालिबान मजबूत हुआ तो पाकिस्तान के आतंकी संगठन मजबूत होंगे और वही आतंकी संगठन कश्मीर घाटी में एक बार फिर अपनी दहशत की दुकान खोलने की कोशिश कर सकते हैं। और अब बात करते हैं चीन की। अमेरिका और यूरोपीय देशों की मुखालफत से चीन को गहरी चोट पहुंची। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ अमेरिका के ऐलाने जंग से चीन की साख गिर गई। लिहाजा अब डरे ड्रैगन ने एक बार फिर डंक मारने की कोशिश की। चीन की लाल सेना ने न सिर्फ ताइवान बल्कि दक्षिण चीन सागर में शक्ति प्रदर्शन किया है। ताइवान में चीन ने न सिर्फ अपने लड़ाकू विमान भेजे बल्कि दक्षिण चीन सागर में अपना सबसे अत्याधुनिक जंगी जहाज भेज दिया। हालांकि जानकारों का मानना है कि चीन सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है। अमेरिका की ललकार, ड्रैगन का यलगार।
चीन ने भेजे फाइटर, उबलने लगा समंदर। दुनिया में बढ़ा तनाव, ड्रैगन देगा बड़ा घाव। कोरोना वायरस फैलाने और परमाणु हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने के मुद्दे पर चीन लगातार घिरता जा रहा है। पूरी दुनिया ड्रैगन को एक संभावित खतरे के तौर पर देख रही है। अमेरिका समेत तमाम देश चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। पहले G7 देशों ने चीन को घेरा, फिर नेटो ने चीन को सुधर जाने की चेतावनी दी, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। विस्तारवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना चुके ड्रैगन ने एक साथ 2 जगहों पर अपनी ताकत की नुमाइश की है। चीन ने पहले तो ताइवान के हवाई क्षेत्र का एक बार फिर उल्लंघन किया। चीन ने अपने लड़ाकू विमान ताइवान भेजे। इसके बाद चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी धमक दिखाने की कोशिश की। लाल सेना ने यहां अपने नए और अत्याधुनिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज को उतार दिया। ताइवान के साथ चीन की अदावत बहुत पुरानी है। ताइवान ने चीन के आधिपत्य को कभी स्वीकार नहीं किया। ताइवान अपने संविधान और अपने विधान के तहत चलता रहा, लेकिन हाल के दिनों में शी जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जे की कोशिश तेज कर दी। ताइवान की सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों के साथ शी जिनपिंग ने उस पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को मैदान में कूदना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 सम्मेलन के दौरान भी ताइवान के मुद्दे पर चीन को लताड़ लगाई और चेतावनी दी, लेकिन चीन नहीं माना। चीन ने अपनी हेकड़ी दिखाते हुए ताइवान पर दबाव बनाने की एक और कोशिश की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन ने मंगलवार को ताइवान की ओर अपने 28 लड़ाकू विमान भेजे। ताइवान की तरफ आए विमानों में 14 J-16 और 6 J-11 लड़ाकू विमान भी शामिल थे। हालांकि इसके बाद ताइवान की वायु सेना ने फौरन प्रतिक्रिया देते हुए अपने लड़ाकू विमानों के दस्ते को तैनात कर दिया। यही नहीं, ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए द्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में निगरानी बढ़ा दी। ताइवान की माने तो पिछले 1 साल से चीन के लड़ाकू विमान लगभग रोजाना ताइवान की तरफ उड़ान भर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मंगलवार को अब तक सबसे अधिक संख्या में एक ही दिन में चीन ने लड़ाकू विमान ताइवान भेजे। G7 और नेटो राष्ट्रों की आलोचनाओं और चेतावनियों के बावजूद ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का अब तक का सबसे बड़ा इंकर्जन किया है और चाइना ने अपने 28 लड़ाकू विमानों को ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में भेजा और जिसमें कि फाइटर्स विमान भी शामिल है और न्यूक्लियर कैपेबल बमर्स भी शामिल रहे। और जाहिर है कि इस तरीके का वायलेशन करके चाइना ने G7 और नेटो राष्ट्रों की दी गई चेतावनियों को बिल्कुल से नजरअंदाज कर दिया या उन्हें चुनौती देने की कोशिश की। G7 समूह के देशों ने 3 दिन पहले ही बयान जारी कर ताइवान के मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का आह्वान किया था। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा था कि G7 समूह जानबूझकर चीन के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन इसके बाद जिस तरह से चीन ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और ताइवान की ओर फाइटर जेट भेजे, उससे जाहिर होता है कि चीन को ना तो G7 की परवाह है और ना ही नेटो की। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका एक शक्तिशाली गठजोड़ बनाए और चीन को सबक सिखाने की तैयारियों को तेज करे। कम्युनिस्ट शासकों का रुख ताइवान के प्रति लगातार एग्रेसिव होता जा रहा है। पहले चाइना के कम्युनिस्ट शासक ताइवान के पीसफुल यूनिफिकेशन की बात करते थे, लेकिन अब हाल की कम्युनिस्ट पार्टी की जो बैठकें हुई हैं चाइना में, उसमें पीसफुल शब्द उन्होंने हटा दिया है। अब वो सिर्फ यूनिफिकेशन की बात करते हैं। तो ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाइना ताइवान के ऊपर बलपूर्वक ऑक्युपाई करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यदि चाइना ताइवान के ऊपर कोई हमला करता है तो जाहिर है कि ताइवान के पक्ष में पूरा विश्व का जो लोकतांत्रिक समाज है वो खड़ा होगा।
अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच ड्रैगन ने दक्षिण चीन सागर में मिसाइलों को नष्ट करने वाले युद्धपोत को भी उतार दिया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना में इसी साल टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर द नैनिंग को नौसेना में शामिल किया गया था। तो ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने सैन्य अभ्यास के दौरान पहली बार इसे दुनिया के सामने पेश किया है। आपको बता दें कि चीन ने टाइप 052D डिस्ट्रॉयर की 3 खेप तैयार की है। हालांकि पहली 2 दिखने में काफी अलग हैं, लेकिन तीसरी को कहीं ज्यादा आधुनिक बनाया गया है। अभ्यास के बाद ये संकेत मिले हैं कि द नैनिंग डिस्ट्रॉयर तेज गति के साथ लड़ाई करने में माहिर है। ये एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम चाइना हमेशा खेलता है और ये माइंड गेम्स हम देख रहे हैं कि पिछले कोई 3-3.5 साल से ये चल रही हैं और चाइना जो है वो अपनी हरकतों से ऐसी बातें करने से बिल्कुल नहीं कतरा रहा और बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। तो ये अगर स्थिति ऐसे रहती है तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ये एक युद्ध का रूप भी ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने अभी और भी बहुत से हथियार तैयार करके रखे हैं और जल्द ही उनका भी गहरे नीले पानी में परीक्षण किया जाना है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चेतावनी के बावजूद ड्रैगन दक्षिण चीन सागर में अपनी मनमानी करता रहेगा? क्या चीन जानबूझकर दक्षिण चीन सागर को जंग की आग में झोंकने की कोशिश करता रहेगा? और अगर समंदर में युद्ध हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? एक गलत जो है वो माइंडसेट है। इसको ठीक करने के लिए ही हम देखते हैं कि दुनिया के दूसरे जितने भी तमाम देश हैं, जैसे अमेरिका और उसके एलाइज हुए, जहां क्वाड की फोर्सेस हुई, वो कहती हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, जो इंटरनेशनल कानून है, उसके मुताबिक चाइना को चलना चाहिए, ना कि उसको अपनी मनमानी करनी चाहिए। तो ये जो एक उसका एक गलत माइंडसेट है, इसी को लेकर एक टकराव जो है वो हम देखते हैं कि साउथ चाइना सी से पिछले 3.5 साल से चल रहा है। दुनिया पर कोरोना महामारी थोपने वाला चीन अपनी काली करतूतों से तौबा नहीं करने वाला। चीन एक राष्ट्र के तौर पर नहीं बल्कि तबाही के सामान के तौर पर खुद को स्थापित करता जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी महत्वाकांक्षाओं को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में चीन पर जितनी जल्दी लगाम लगाई जाएगी उतनी जल्दी खतरा टल सकता है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।